कहानी की शुरुआत होती है 300 BC से। ऐसा मैं नहीं कहने वाला, क्योंकि इस बार कहानी की शुरुआत होती है मंडे से। संडे को अपनी वीडियो डालने के बाद मंडे को आराम से आराम कर रहा था, पर तभी किसी ने कमेंट किया। पहले मैंने कमेंट देखा और फिर सोचा कि कहीं स्टीफन हॉकिंग तो कमेंट नहीं कर रहे, पर वो तो स्वर्ग सिधार चुके हैं। ये थे कुमारी जी, जिन्होंने बैक टू बैक 3 कमेंट किए, जिनमें से 2 का रिप्लाई तो मैंने दे दिया, पर तीसरे के लिए तो वीडियो ही बनानी पड़ी। तो सुजाता कुमारी जी, जितने गहरे आपने क्वेश्चन लिखे हैं, इस हिसाब से आपको शार्क टैंक में होना चाहिए। हमारे इंडिया के बच्चों से एक्स्ट्रा शीट लेके जवाब नहीं लिखे जा रहे, एक्स्ट्रा शीट लेके सवाल लिख रहा है। वैसे जो का पार्ट, उनके इस तीसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें उन्होंने पहला क्वेश्चन कहा था कि क्या होगा अगर हम यूनिवर्स से बाहर जाके निकालने की कोशिश करें, और दूसरा क्वेश्चन, क्या हम प्रैक्टिकली यूनिवर्स से बाहर जा भी सकते हैं, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बने हैं, जो कि एक फ्लक्चुएशंस हैं। तो क्या हम यूनिवर्स की बाउंड्री को पार कर ही नहीं सकते? आपके क्वेश्चंस तथा आपके क्वेश्चंस से बड़े माइंड को मेरा प्रणाम है। आपके क्वेश्चन सुन के मुझे भगवान श्री कृष्ण की वो कहानियाँ याद आ गई, जिसमें से एक कहानी में वो माता यशोदा को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, और एक कहानी में अनंत ब्रह्माओं को अनंत लोकों के बारे में बताते हैं। मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। अब कहानी से बाहर आ जाइए और देखिए ये गलियां, ये चौबारा। सिंपल भाषा में कहूँ तो अस्तित्व को देखिए, क्योंकि जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं वो सिर्फ गैलेक्सियों का गोला नहीं है। सिंपल के नाम पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भाषा में कहूँ तो हम ब्रह्मांड के साथ वैसे जुड़े पड़े हैं जैसे गर्भ में एक बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ा होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, हम इससे बहुत ज़्यादा डीपली यूनिवर्स के साथ जुड़े पड़े हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम ही यूनिवर्स हैं। यूनिवर्स भारत की तरह है। जैसे भारत किससे बनता है? जमीन से, आसमान से, या भारत के लोगों से? आप कहेंगे कि ये सभी भारत के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेम यूनिवर्स को लेकर है, हम सब यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के नज़रिए से आप ये भी मान सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स एक फील्ड से बना हुआ है, और हम उस फील्ड की सिर्फ फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे समुद्र के अंदर लहरें होती हैं। अब आप कहेंगे कि घंटा, हम इस यूनिवर्स से बाहर जा ही नहीं सकते, पर घंटा बजाने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्मिक अध्ययन का नाम लेके। कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध, एक जंग से, जिसमें एक तरफ थे एक 50 साल के एक्सपीरियंस्ड अंकल, और दूसरी तरफ थे 28 साल के जोशीले जवान भाई साहब। अंकल जी का नाम तो आप जानते ही होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी महाराज। और इस कहानी के मेन हीरो यानी कि भाई साहब का नाम था हाइजेनबर्ग, प्रथम और अंतिम, जिनके जैसा ना हुआ और ना ही होगा। ये युद्ध काफी लंबा चलने वाला और खतरनाक था। ये तो तुम काले जादू की बात कर रहे हो। काला जादू? साइंस छोड़कर राइटर बन जाओ तो बेहतर होगा। इस युद्ध का निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर तभी हमारे एक्सपीरियंस्ड अंकल एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बोला, चलो हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, जिसे भविष्य के लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स को एक बार मौका देने के बाद हमारे प्यारे फिजिसिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स से कभी आंखें हटा ही नहीं पाए। कमले हो गए, बरला गए। क्वांटम मैकेनिक्स के जलवे ही ऐसे थे, और इन्हीं जलवों में से एक था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो दिया था हमारे भाई साहब ने, और इसी प्रिंसिपल पे सारी लड़ाई शुरू हुई थी। आगे वीडियो में थोड़ा थोड़ा मजाक करते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना भी है। 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दुनिया के सामने आया था, अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल अपने स्कूल के बच्चों से कहता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली पता नहीं लगा सकते। बहुत ही नन्ना मुन्ना सा, पर एरर आ ही जाएगा। पर इस प्रिंसिपल उफ अम्बी का एक अपरिचित रूप भी है, जिससे आज हम आपको परिचित करवाने वाले हैं। ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि एनर्जी और टाइम में भी अनसर्टेनिटी रहती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी पिछली वीडियो रिकमेंड करना चाहूँगा, जो ऊपर आई बटन में आ रही है। और अगर आप देख चुके हैं या नहीं देखना चाहते तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि एज ऑफ यूनिवर्स के हर पॉइंट के लिए सही नहीं होती। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भाषा में कहूँ तो यूनिवर्स अपनी एज को लेकर दोगुला नहीं बल्कि गुलगुला है, और सिंपल शब्दों में यूनिवर्स की एज किसी भी पॉइंट के लिए उस पॉइंट की स्पीड ऑफ टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है, तो कम शब्दों में एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। फिजिक्स के प्रेजेंट मॉडल में हम यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर मानते हैं, पर आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या ये एज उस जगह के लिए भी वैलिड होगी जहाँ यूनिवर्स में 1 साल 1 सेकंड के बराबर हो, या इसका जस्ट उल्टा हो, 1 सेकंड 1 साल के बराबर हो। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिवर्स की एज को लेकर कुछ ग्राफ भी देखे थे, जो उसकी एज के खास तरीके के वेरिएशन को दिखाते थे। पर किसी को बताइएगा मत, ये आपका और मेरा सीक्रेट है, कि वो ग्राफ तो हमने यूं ही बना लिए थे। मेरा मतलब है समझाने के लिए। अगर हमारे पास हबल टेलीस्कोप होता तो हम स्पेस को ऑब्जर्व करके वो ग्राफ बनाते, और उस सिचुएशन में हमें ग्राफ के अंदर वेव का पैटर्न देखने को मिलता। अब हमारे पास हबल टेलीस्कोप है तो नहीं, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमें वेव का पैटर्न देखने को मिलता?
इसका रीजन है यूनिवर्स की होमोजेनिटी, जिसके कारण पैटर्न बार बार रिपीट होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यूनिवर्स एक खड्डों से बड़ी सड़क है, पर ऐसा नहीं है कि खड्डे कहीं सड़क पे कम है कहीं ज्यादा है। हर जगह बराबर बराबर अमाउंट में खड्डे बने पड़े हैं, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको जो झूले महसूस होंगे वो पूरी सड़क पर एक जैसे ही होंगे। ऑन अदर हैंड, अगर सड़क ऐसी होती जहाँ पर कहीं पर तो जिंदगी एक सफर है सुहाना और कहीं पर बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी जैसी कमाल की फीलिंग आती। पर दुख की बात यह है कि यूनिवर्स में हम ये फीलिंग नहीं ले सकते, इसलिए इस ग्राफ में आने वाली फ्लक्चुएशंस भी सेम इंटरवल पे रिपीट होती हैं। अब आप यहाँ पर एक वेव देख सकते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड है और वेवलेंथ भी है, और साथ ही साथ हाइजेनबर्ग की टाइम और एनर्जी की अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि एज ऑफ यूनिवर्स की यूनिट टाइम होती है। हमें इस पूरी वेव के अंदर एक अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि कैसे ये वेव स्पेस के साथ भी रिलेशन रखती है, तो हमें स्पेस और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वेव के हर पॉइंट पर एक अनसर्टेनिटी है, तो ये पूरी वेव ही अनसर्टेन हो जाएगी। अगर हम एक हाइपोथेसिस लें, जो हम क्यों ले रहे हैं ये बात हमें भी नहीं पता, या फिर शायद पता है। अगर अनसर्टेनिटी मोमेंटम के अंदर आ रही है तो मोमेंटम का होना भी जरूरी है, तो यानी इस वेव का एक मोमेंटम होगा। पर ये वेव तो स्पेस की बनी हुई है, और स्पेस की बनी हुई वेव का मोमेंटम कैसे हो सकता है? और टाइम की बनी हुई वेव का भी मोमेंटम नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा? मैंने? तो मैं बेवकूफ हूँ। यहाँ पर मोमेंटम आ जाएगा, और हम हाइपोथेटिकली ये भी मान लेते हैं कि इस वेव की वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वेव का मोमेंटम। अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिवर्स में गैलेक्सीज बहुत दूर दूर होती हैं, और दूर जा भी रही हैं डार्क एनर्जी के कारण। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे यूनिवर्स का ओवरऑल मोमेंटम बहुत ही कम होगा। सिंपल भाषा में कहूँ तो इतना कम होगा, अगर मेरे गुरु मुझे आज्ञा दें, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालकर इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब इससे पहले कि ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, हम ब्रह्मांड से बाहर की दुनिया खोज निकालते हैं। अब बेफालतू में हम बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकली सोचेंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस में हाइपोथेटिकली नहीं सोचेंगे तो हाइपोथेसिस का अपमान हो जाएगा। सोचेंगे एक गेंद या फिर लड्डू, जिसकी बात लक्ष्मण जी ने करी, यानी कि हमारा यूनिवर्स छोटे से लड्डू के रूप में, एक छोटे से गुलाब जामुन के रूप में हमारे ही यूनिवर्स में मौजूद है। अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा कि 10th डायमेंशन में एक ही स्थान पर दो चीजों का होना या एक ही चीज का दो रूप होना भी पॉसिबल है। तो हो सकता है क्योंकि यूनिवर्स का मोमेंटम इतना कम है कि उसका दूसरा रूप एक छोटे से लड्डू का होगा। पर कितना छोटा लड्डू? सोचिए, बहुत 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 छोटा। चाहे ये लड्डू बहुत ज्यादा छोटा है, पर इसे तोड़ पाना संभव नहीं, क्योंकि ये स्पेस जैसी फंडामेंटल चीज का बना है। तो हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में मौजूद हो। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो जो पार्टिकल एटम्स को भी बनाते हैं, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, वो पार्टिकल अपने आप में हमारा पूरा यूनिवर्स है, और यही लड्डू मिलकर हमारा पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। पर यह भी हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स यानी कि ये लड्डू किसी और लड्डू के अंदर मौजूद हो, किसी और यूनिवर्स के अंदर मौजूद हो। तो यहाँ पे हमने कुछ हद तक डब्बे के अस्तित्व को ठुकरा दिया। हमारे यूनिवर्स से बाहर हमारा यूनिवर्स या कोई और यूनिवर्स हो सकता है, इसमें जाना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है, पर पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं। चांसेस हैं मेरे भाई। जिस तरह हम अपने यूनिवर्स से जुड़े पड़े हैं और हमारा यूनिवर्स अपने आप से या दूसरे मल्टीवर्स से जुड़ा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं हम भी इस मल्टीवर्स से फंडामेंटल लेवल पे जुड़े पड़े हैं। फिजिक्स के फंडामेंटल नियमों के कारण हम हर उस चीज से जुड़े पड़े हैं जो भी एग्जिस्ट करती है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, एक्सेट्रा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी वीडियो के साथ लाइक का और सब्सक्राइब का बटन जुड़ा पड़ा है, जिसको दबाना आपकी मर्जी है, पर उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। वैसे ये सिर्फ हाइपोथेसिस है, कॉस्मिक अध्ययन का इस पर बहुत सारा काम करना बाकी है, पर मैं आशा करता हूँ कि सुजाता कुमारी जी को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। लास्ट में मैं आपसे ये कह देना चाहूंगा कि कॉस्मिक अध्ययन इंडिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन क्रिटिकल थिंकर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है उनके विचारों को दुनिया के सामने रखने के लिए। तो आप अपनी कोई थीसिस, हाइपोथेसिस, थ्योरी, फिलोसफी, वियर्ड से वियर्ड बात उस परम सत्य को लेकर हमारे सामने रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके नाम के साथ अपनी आने वाली वीडियोस में उसे रखें, और साथ ही साथ प्रॉफिट का 25% हिस्सा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एक रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। वीडियो खत्म। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।